सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संधि प्रकरण भाग 14 पढ़ेंगे। बाबूराम सक्सेना के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। पहला सूत्र है इसका भाग 14 का, पदांताद्वा। 6176 नंबर का ये सूत्र है। वृत्ति है दीर्घात पदांतात छे तुग वा, यानी कि ये तुक का आगम करने वाला विधि सूत्र है। पदांताद्वा तुक का आगम करता है, लेकिन कैसे? वा विकल्प से। जहाँ पे वा लगा रहे वहाँ पे ये समझ लीजिए कि कार्य विकल्प से होगा। लगभग 99% अगर वा लगा है तो विकल्प से कार्य होगा। ये पहचानने का एक ट्रिक समझ लीजिए। तो और यहाँ पे 6 भी लिखा है, यानी छकार भी होने की संभावना है। तो हम लोग उदाहरण में देखते हैं। पद परिचय क्या है? पदांतात पंचमी का एक वचन और वा एक अव्यय है, तो कुल मिलाकर 2 पद हैं। पदांताद्वा में 2 पद हैं, पदांतात और वा, कुल मिलाकर 2 पद। ये सूत्र क्या करता है? विकल्प से तुक का आगम करता है। अच्छा, आगम करने में क्या जिस स्थान पे होता है वह पहले वाला पद हट जाता? पहले वाला वर्ण नहीं हटता। आगम जब भी होता है तो आगम में अगल बगल वाला कोई हटता नहीं है, क्योंकि आगम मित्रवत होता है और आदेश शत्रुवत होता है। वो हटा के बैठता है आदेश, लेकिन आगम बीच में व्यवस्था बना लेता है। वो किसी को हटाता नहीं, बीच में घुस के काम चला लेता है। तो आगे देखते हैं अनुवृत्ति किसकी। इसमें पदांताद्वा में अनुवृत्ति कहाँ से आई? दीर्घात की और छे और तुक की अनुवृत्ति आई है। तो तुक का आगम करने वाला 13 नंबर की वीडियो में भी एक सूत्र पढ़े हैं ना, तो ये तुक वहीं से लिया गया है। और छेचा से 6 की अनुवृत्ति आई है। तो अर्थ देखते हैं। छा के पूर्व आंग उपसर्ग को तथा माँ के आ को छोड़कर, छा के पूर्व आंग उपसर्ग को तथा माँ के आ को छोड़कर, यानी किसको किसको छोड़ेंगे? आंग उपसर्ग को तथा माँ के आ को छोड़कर कोई पदांत दीर्घ स्वर आए। दीर्घात अनुवृत्ति में दिया है ना, तो कोई पदांत दीर्घ स्वर आए तो छत्त विधान विकल्प से होता है। तुक का आगम भी होगा और छत्त विधान भी विकल्प से होगा, क्योंकि अनुवृत्ति में 6 और तुक दोनों दिए हैं ना। पदांताद्वा तो तुक का आगम करता ही है, लेकिन 6 की अनुवृत्ति भी आई है ना, इसलिए। और दीर्घात है तो दीर्घ स्वर होना चाहिए। तो देखिए लक्ष्मी में ये दीर्घ स्वर है ना, मकारोत्तरवर्ती इकार, और उसके पश्चात छा आया है। तो लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी और छाया के बीच में तुक का आगम हुआ पदांताद्वा से। हम यही सूत्र पढ़ रहे हैं ना, विकल्प से तुक का आगम करता है पदांताद्वा सूत्र। तो लक्ष्मी और छाया के बीच में तुक का आगम हो गया। अब तुक में का और ऊ का अनुबंध लोप हो गया। कैसे? का हल्यंत्यम से और ऊ का उपदेश या जन्मनासिक से इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप बचा ता। तो अब जब ये ता बचा ना, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि स्तो हिस्चुना हिस्चुह लग जाएगा। कैसे? स्तो हिस्चुना हिस्चुह पढ़ा चुके हैं। क्या कहता? सकार और ता वर्ग के योग में जब शकार या चा वर्ग आए तो सकार या ता वर्ग को शकार या चा वर्ग हो जाता है। तो यहाँ ता और यहाँ ये चा छा योग में आया ना, तो अब ता को क्या हो जाएगा? चकार हो जाएगा ना। स्तो इश्चुना इश्चुह से ता को चा हो गया। आगे अब रूप बना लक्ष्मी छाया। जब तुक का आगम होगा तो लक्ष्मी छाया बनेगा ना। यहाँ चुक का आगम मत कर देना, तुक का आगम है। और जब तुक
का आगम नहीं होगा तो लक्ष्मी छाया बनेगा। 2 रूप बन रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। अगला है आंग मांगोश्च। 6174 नंबर का ये सूत्र है। और आंग मांगोश्च क्या कहता है? छा के पूर्व आंग और मांग का आ होने पर चा नित्य आएगा। नित्य चा करता है ये। कब? छा के पूर्व आंग और मांग का आ आए तो। बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया है, एकदम सूत्र उठा के ही रख दिया गया है। माँ धन छिदत, तो नित्य चा आ गया बीच में तो हो गया माँ छिदत। और आधन छादयति, आच्छादयति, ऐसे बन गया। किस सूत्र से? आंग मांगोश्च सूत्र से। चा का चा नित्य आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से व्यंजन संधि समाप्त होती है आंग मांगोश्च से बाबूराम सक्सेना में। अब हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का पहला सूत्र है बहुत बढ़िया सा, सस जुसो रुह। 8266 नंबर का सूत्र है ये। वृत्ति है पदान्तस्य सस्य सजुसश्च रुह स्यात्। और ये विसर्ग संधि भी हम बाबूराम सक्सेना के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। सूत्र का प्रकार है रू विधान करने का विधि सूत्र। रू यानी रा का विधान। तो ये सस जुसो रूह क्या करता है? रू का विधान करता है। पद परिचय सस जुसो षष्ठी का द्विवचन और रूह प्रथमा का एक वचन। कुल 2 पद हैं सस जुसो रूह में। अनुवृत्ति किसकी आई है? पदस्य की आई है। सस जुसो रूह में अनुवृत्ति है पदस्य की। सस जुसो रूह सूत्र कैसा है? विधि सूत्र है। क्या करता है? रू का विधान करता है। अब अर्थ देखते हैं। पदांत सा तथा सजुस शब्द के सकार के स्थान में रा, ब्रैकेट में रू लिखा है ना, ये रा ही है, होता है। तो अब हम लोग एक सूत्र और देखते हैं। रा होता है इतना कह दिया ना, लेकिन अब रा को भी कुछ होता है तो वो किससे होगा? वो होगा खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से। अब ये जो सस जुसो रूह का रा है इसको क्या होगा ये हम देखते हैं। 8315 नंबर का सूत्र है खरवसानयो विसर्जनीय। अर्थ है पदांत रा के बाद, यानी कि सजुस का सा और पदांत सकार को जब रा हो गया सस जुसो रूह से, तो उस रा का खरवसानयोर विसर्जनीय से पदांत रा के बाद खर प्रत्याहार आए, यानी वर्गों के प्रथम द्वितीय और सा का कोई वर्ण हो तो, या फिर कोई वर्ण ना भी हो तो क्या होगा? तो भी रा के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। यानी खरवसानयो विसर्जनीय विसर्ग करता है। किसको विसर्ग करता है? वही सजुस के सा को और पदांत सा को जो रा हुआ है सस जुसोरू से, उस रा को खरवसानयोर विसर्जनीय विसर्ग करता है। अब देखते हैं हम लोग आगे, ये सिद्धि देखें तो क्लियर हो। जैसे रामस धन पठत, ये पदांत का सा है तो सस जुसो रूह से रामर धन पठत, ये रू हो गया ना, ऊ का लोप हो जाएगा, रा बचेगा। अब खरवसानयो विसर्जनीय लग जाएगा और रूप बनेगा, रा को विसर्ग हो जाएगा, रामः पठति। तो एक चीज़ और कह रहे हैं, खर प्रत्याहार का वर्ण होगा तो भी विसर्ग होगा, नहीं होगा तो भी होगा, यानी समाप्ति में हो तो भी होगा। जैसे रामस, यहाँ इसके रामस के आगे कोई पद नहीं है ना, तो सस जुसोरूह से रामर हो गया और खर वसानयोर विसर्जनीय से रामः हो गया। ऐसा समझेंगे।
अब अगला सूत्र है विसर्जनीय से सह। अब ये सूत्र क्या करता है, सकार आदेश का विधि सूत्र है विसर्जनीय से सह। पद परिचय, विसर्जनीय से षष्ठी का एक वचन, सह प्रथमा का एक वचन, कुल 2 पद हैं इसमें। अब अभी जब जितने भी सूत्र पढ़े हैं तीनों में 2-2 पद हैं, है ना। पहला क्या पढ़े हैं, व्यंजन संधि का ससजुसोरु। दूसरा क्या पढ़े हैं, खर वसानयोर विसर्जनीय। और ये तीसरा विसर्जनीय से सह। तो खर वसानयोर विसर्जनीय में कितने पद बताए थे हम, 2 ही बताए थे ना। देख लेते हैं 1 मिनट, गड़बड़ तो नहीं हो गया। अच्छा, इसमें दिया ही नहीं, इसमें पद दिया नहीं, वही तो हम सोच रहे थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका हम पद क्लियर करके आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी टेंशन ना लें आप लोग। तो खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र देखते हैं। अनुवृत्ति खर की आई है। अर्थ है विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाता। यानी वहाँ पहले सा को रा हुआ, फिर रा को विसर्ग हुआ, अब विसर्ग को फिर सा हो रहा है ना। देखो कैसे घूम घूम के चला रहे हैं। तो खर प्रत्याहार में कुल 13 वर्ण आते। कौन कौन, सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और तीनों सा, कुल मिला के हो गए 13। तो अब ये देख लेते हैं हम लोग उदाहरण, जैसे हरि धन चरति। तो अगला है विसर्ग को सा बना रहा है ये, तो हो गया हरिस धन चरत विसर्जनीय से सह से हरि धन चरति, हरिस धन चरति बन गया। उसके बाद अब जब सकार आ गया, अब बगल में चकार है तो इस तो इस चुना इस चूह लग जाएगा और रूप बन जाएगा हरिश्चरति ना। भाई इस तो इस चुना इस चूह के विषय में तो आप लोग जान ही चुके हैं। और अगले ये जो रूप हैं ये रामः धन टंकारयति, रामश टंकारयति, और ये भी बन गया रामश टंकारयति। ये भी इसी प्रकार बनेंगे, इसमें इष्टुना इष्टुह लग गया तो इस सा को मूर्धन्य सकार हो गया ना। और विष्णु धन त्रातः, विष्णु त्रातः, ये भी इसी प्रकार इसी प्रक्रिया से निष्पन्न हुआ। केवल इसमें इस्तो हिस्चुना हिस्चू लगा और इसमें इष्टुना इष्टुह लग गया ना, तभी तो मूर्धन्य सकार हो रहा है ना। तो इष्टुना इष्टुह लगा तभी तो मूर्धन्य सकार हो रहा। तो ये था आज विसर्ग संधि के 3 सूत्र हम लोगों ने पढ़े और अगला हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।